हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी? अच्छी चल रही है? वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर मेघदूत। आज हम उत्तर मेघदूत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो आप सबको पता है कि मेघदूत के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूत किस विधा के अंतर्गत आता है? तो जो मेघदूत है वह खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आता है। मेघदूत कितने भागों में विभक्त है? तो मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। उत्तर मेघ में किसका वर्णन है? अलकापुरी के रूप का वर्णन है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का जो वैभव है, जो उसका रूप है, कैसी दिखती है अलकापुरी, उसका वर्णन है। तथा यक्षिणी के लिए जो संदेश भेजा गया है उसका वर्णन है। क्योंकि उत्तर मेघ में पूरी अलकापुरी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है महाकवि कालिदास जी ने। ओके, तो आज हम अपने उत्तर मेघ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकापुरी में सदैव कौन सा पक्ष रहता है? तो फ्रेंड्स, अलकापुरी में सदैव शुक्ल पक्ष रहता है। वहाँ पर अंधेरी रात कभी नहीं होती है, हमेशा चांदनी रात रहती है। उत्तर मेघ में अलकापुरी की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? मेघ से की गई है। जैसा अलकापुरी के बारे में बताया है यक्ष ने, वैसे ही वह मेघ के बारे में बताता है, इसीलिए अलकापुरी की तुलना उसने मेघ से की है। अलकापुरी में सदैव कितनी ऋतुएं विद्यमान रहती हैं? तो अलकापुरी में सदैव 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी की स्त्रियां मुख पर क्या लगाती हैं? तो अलकापुरी की जो स्त्रियां हैं वह मुख पर लोद्र पुष्प का रज लगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी की स्त्रियां कैसी रहती हैं? मतलब वो अपना श्रृंगार कैसे करती हैं? तो देखिए, जो अलकापुरी की स्त्रियां हैं उनके हाथों में नीलकमल, बालों में कुंद पुष्प, अपने जूड़ों में वे कुर्बक के पुष्प लगाती हैं, कानों में शीरीष पुष्प तथा मांग में कदम्ब के पुष्प सजाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ की स्त्रियां जो हैं क्या लेती हैं अपने हाथ में? नीलकमल लेती हैं, अपने बालों में कुंद के पुष्प लगाती हैं, जूड़ों में कुर्बुक के पुष्प लगाती हैं, कानों में शीरीष पुष्प लगाती हैं तथा मांग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। इनमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि वह अपने हाथ में, सर में या जूड़े में किसका पुष्प लगाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी में रातें सदैव कैसी होती हैं? तो फ्रेंड्स, अलकापुरी की जो रातें हैं सदैव चंद्रमा की चांदनी से युक्त होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि अलकापुरी में सदैव शुक्ल पक्ष रहता है और शुक्ल पक्ष में हमेशा चांदनी रात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकापुरी में कौन सी अवस्था रहती है? तो अलकापुरी में हमेशा युवा अवस्था रहती है। वहाँ पर कोई भी बूढ़ा नहीं होता है, सदैव युवा ही बने रहते हैं, इसलिए अलकापुरी में युवा अवस्था सदैव रहती है। रावण का भाई किसे माना गया है? तो रावण का भाई माना गया है कुबेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की तलवार का क्या नाम था? तो रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पतरु से कौन सा मध्य प्राप्त होता है? कल्पतरु अलकापुरी में एक वृक्ष का नाम है, तो उसमें बताया गया है कि उसमें कौन सा मध्य प्राप्त होता है। तो रतिफल नामक मध्य जो है कल्पतरु से प्राप्त होता है, जिसका सेवन जो यक्ष होते हैं वह नगाड़े की ध्वनि के साथ करते हैं। अलकापुरी के बाहरी उद्यान का क्या नाम है? तो अलकापुरी का जो बाहरी उद्यान है उसका नाम है वैभराज उद्यान। उद्यान की रक्षा कौन करता है? तो उद्यान की रक्षा विभाज नामक शिवगण करते हैं। उद्यान किसके द्वारा निर्मित है? उद्यान चित्ररथ द्वारा निर्मित है।
अगला प्रश्न है, अलकापुरी में अलंकार योग्य सामग्री किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है जो श्रृंगार की सामग्री है? कल्प वृक्षों से प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलकापुरी में यक्ष का घर कहाँ है? तो जो अलकापुरी में है वह जो यक्ष का घर है वह कुबेर के घर से उत्तर की ओर है। ध्यान रखिएगा कि कुबेर का जो घर है यक्ष का जो घर है वह कुबेर के घर से उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न है, यक्ष के घर के समीप किसका वृक्ष है? जब वह यक्ष जो है मेघ से कहता है कि जब तुम मेरे घर पहुंचोगे तो मेरे घर को तुम्हें कैसे पहचानना है अलकापुरी में, तो यक्ष बताता है कि मेरे घर के समीप मंदार नामक वृक्ष है जिसे यक्षिणी ने पुत्र के समान पाला है। उत्तर मेघ में पूरी अलकापुरी के बारे में वर्णन किया गया है कि जब मेघ अलकापुरी पहुंचता है तो वह कैसी दिखती है और अलकापुरी में वह यक्ष के घर को कैसे पहचानेगा। हमारा अगला प्रश्न है, यक्ष के गृह द्वार पर दोनों तरफ किसके चित्र बने हुए हैं? तो शंख और पद्म के चित्र बने हैं। देखिए, यक्ष के घर के समीप क्या है? मंदार नामक वृक्ष है और उसके गृह द्वार पर शंख और पुष्प के चित्र बने हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जो मंदार नामक वृक्ष था उसे यक्षिणी ने अपने पुत्र के समान पाला है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यक्ष के घर के समीप मंदार वृक्ष है और उसके गृह द्वार पर दोनों तरफ शंख और पद्म के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष के घर की बावली की सीढ़ियाँ किससे बनी हैं? तो जो यक्ष के घर की बावली की सीढ़ियाँ हैं वह पन्ना मणि से बनी है जिसे मरकत मणि कहते हैं। अगला प्रश्न है, बावली के हंस कहाँ जाने का स्मरण नहीं करते हैं? तो बावली के हंस मानसरोवर जाने का स्मरण नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, जो बावली होती है तो नॉर्मली उनमें बरसात में क्या होता है, पानी बहुत गंदा हो जाता है तो जिससे हंस जो है बावली छोड़कर मानसरोवर चले जाते हैं। लेकिन अलकापुरी की जो बावली है वह हमेशा साफ़ सुथरी रहती है जिससे वहाँ के जो हंस है वह मानसरोवर के बारे में मानसरोवर जाने के बारे में सोचते तक नहीं है, वह अलकापुरी में ही निवास करते हैं। बावली के किनारे क्रीड़ाशाल किस प्रकार बना है? तो जो बावली के किनारे क्रीड़ाशाल है वह सुंदर केले की बाड़ से तथा इंद्रनील मणि से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीड़ाशाल पर कौन से दो वृक्ष हैं? तो जो क्रीड़ाशाल है उस पर रक्ताशोक वृक्ष और मौलसिरी यानी कि बकुल का दो वृक्ष हैं। रक्ताशोक वृक्ष किसका अभिलाषी है? पूछा है कि रक्ताशोक जो वृक्ष है वह किसका अभिलाषी है? तो वह अभिलाषी है यक्षिणी के बाएं पैर के ताड़न का अभिलाषी है। कौन? रक्ताशोक जो वृक्ष है वह यक्षिणी के बाएं पैर के ताड़न का अभिलाषी है। हमारा अगला प्रश्न है, बकुल वृक्ष किसका अभिलाषी है? तो जो बकुल का वृक्ष है वह यक्षिणी के मुख की मदिरा को उच्छिष्ट रूप में चाहता है। दोनों वृक्षों के मध्य में क्या है? पूछा गया है कि जो वो दोनों वृक्ष हैं किस किस के, एक रक्ताशोक और बकुल, तो उन दोनों के मध्य में क्या है? तो दोनों वृक्षों के मध्य में पन्ना मणि यानी कि मरकत मणि से बना एक वेदी है। वेदी के ऊपर क्या है? तो वेदी के ऊपर सोने की एक वासयष्टि है जो पक्षियों के ठहरने की लकड़ी होती है। वासयष्टि जो होती है, जो पक्षी होते हैं उसके ऊपर बैठते हैं तो उनके बैठने की जो लकड़ी होती है उसे ही वासयष्टि कहा जाता है। तो वासयष्टि कहाँ है? वेदी के ऊपर है। यक्ष के गृह द्वार पर दोनों तरफ किसके चित्र बने हैं? तो जो यक्ष का गृह द्वार है उसके दोनों तरफ शंख और पद्म के चित्र बने हैं। युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति कौन है? यक्ष ने यक्षिणी की सुंदरता के बारे में बताते हुए कहा है कि युवतियों की प्रथम रचना के विषय में मानो ब्रह्मा की प्रथम कृति है वो कौन है? कि वो यक्षिणी है। यक्षिणी ने पिंजरे में क्या पाला है? यक्षिणी ने पिंजरे में एक मैना पाली है जिसे सारिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ की पत्नी का क्या नाम है? मेघ की पत्नी का नाम है विद्युत जिसे बिजली कहते हैं।
कि जब मेघ गरजता है तो उसमें बिजली तड़कती है, उसी बिजली को ही मेघ की पत्नी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? तो जो कालिदास है वह शिव के उपासक माने जाते हैं। मंदार क्या है? मंदार एक देव वृक्ष है जो अलकापुरी में पाया जाता है। अलकापुरी में भवन कितने मंजिले हैं? जो अलकापुरी में है, अलकापुरी के जो भवन है वह कितने मंजिल हैं? तो वह 7 मंजिले मकान है, मतलब 7 मंजिल हैं उस भवन में। और वह अलकापुरी जो है बहुत ही सुंदर नगरी है। अलकापुरी की स्त्रियां महावर कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो अलकापुरी की जो स्त्रियां हैं वह महावर कल्प वृक्ष से प्राप्त करती हैं। कल्प वृक्ष अलकापुरी की स्त्रियों के लिए समस्त प्रसाधन की उत्तम सामग्री प्रदान करता है कि उनके श्रृंगार के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए होती हैं उन सब सामग्री को कल्प वृक्ष उन्हें अलकापुरी की स्त्रियों को प्रदान करता है। यष्टि पर कौन बैठता है? देखिए विवास यष्टि के बारे में बताया था, तो यष्टि पर कौन बैठता है? यष्टि पर मयूर बैठता है जो यक्षिणी के द्वारा पालित है। पूरा दिन बीत जाने पर शाम को वह मयूर उस सोने से निर्मित वास यष्टि पर बैठता है। जब पूरे दिन वह नाच लेता है, थक लेता है, तो उसके बाद में शाम के समय जो मयूर है वह उस स्वर्ण से निर्मित वास यष्टि पर बैठता है। यक्षिणी के अधर यानी कि जिसे होठ कहते हैं को किसके समान बताया है? यक्ष ने यक्षिणी के अधर को किसके समान बताया है? बिंबा फल के समान बताया है। बिंबा फल जो है वह लाल कलर का होता है, इसीलिए यक्षिणी के अधर को बिंबा फल के समान बताया गया है कि यक्षिणी के जो अधर है, जो होठ है, वह बिंबा फल के समान लाल है। हमारा अगला प्रश्न है, यक्ष ने चकवी के समान किसे बताया है? तो यक्ष ने चकवी के समान यक्षिणी को बताया है और यक्ष ने अपना दूसरा प्राण भी यक्षिणी को ही बताया है कि जिस प्रकार चकवा चकवी दिन में एक साथ रहते हैं और रात में जो चकवी है वह अपने चकवा से अलग होकर रहती है, उसी तरह उसने यक्षिणी को बताया है कि यक्षिणी भी मुझसे अलग होकर चकवी के समान रह रही है, बहुत दुखी होकर रह रही होगी वो। अगला प्रश्न है, कैसी नायिका श्रृंगार नहीं करती? तो जो पोषित भर्तिका नायिका है, जिनका पति छोड़कर चला जाता है, ऐसी नायिकाएं श्रृंगार नहीं करती हैं। और यक्ष अलकापुरी में क्या होता है कि अलकापुरी में जैसे अगर यक्ष उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो जब उनकी विरह का प्रथम दिन होता है तो उस समय वह यक्षिणी की चोटी बनाते हैं और जब वापस अपने घर आते हैं तो तब उसे अपने हाथों से ही खोलते हैं और अपने हाथों से ही यक्षिणी के बालों को संवारते हैं। तो जिस प्रकार से यक्ष को 1 वर्ष का वनवास मिला था, तो वनवास शाप मिला था, तो शाप के प्रथम दिन जो है यक्ष यक्षिणी की बालों की चोटी बनाकर गया था और जिस दिन यक्ष के शाप का अवसान का दिन होगा, जिस समय यक्ष वापस आएगा, तो वह यक्षिणी की चोटी को खोलेगा और उसे खुद ही उसके बालों को संवारेगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि यक्षिणी विरह के शेष दिनों की गणना किससे करती है? तो जो यक्षिणी है वह विरह के शेष दिनों की गणना देहली पर रखे पुष्पों से करती है। यक्षिणी ने दरवाजे की देहली पर कुछ पुष्प रख रखे हैं जिससे वह उसके जो विरह के शेष दिन बचे हैं कि उसके यक्ष के शाप के जो शेष दिन बचे हैं उसकी गणना उन देहली पर रखे पुष्पों से करती है। मल्लीनाथ के अनुसार पद्मिनी नायिका कितने घंटे सोती है? मेघदूत में जो यक्षिणी है उसे पद्मिनी नायिका बताया है, तो मल्लीनाथ ने कहा है कि पद्मिनी नायिका कितने घंटे सोती है? तो पद्मिनी नायिका जो होती है वह 1 याम यानी कि 3 घंटे सोती है। अगला प्रश्न है, मैथिली किसे कहा गया है? तो मैथिली कहा जाता है सीता को। यक्ष यक्षिणी का चित्र कहाँ पर बना रहा है? जो यक्ष है वह यक्षिणी का चित्र कहाँ बनाता है विरह काल की अवस्था में? तो जब यक्ष को शाप मिला था, यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, तो उस समय वह एक शिला पर गेरू से यक्षिणी का चित्र बनाता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत में कितने प्रदेश, नदी तथा पर्वतों का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, मेघदूत में 9 प्रदेश, 10 नदियों तथा 8 पर्वतों का वर्णन है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं
वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुरज शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, मुरज शब्द का क्या अर्थ है? मुरज शब्द का अर्थ होता है वाद्य यंत्र, जिसे बजाते हैं, वाद्य यंत्र को मुरज कहते हैं। कांतोदंता का अर्थ क्या है? कांतोदंता का अर्थ है प्रियतम का वृतांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, कि कांतोदंता का अर्थ क्या है? क्या है? प्रियतम का वृतांत। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। शफर से क्या अभिप्राय है? शफर से, शफर एक शब्द है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली है, जिसे शफर कहते हैं। नेक्स्ट है, हर शिरश्च चंद्रिका धौत हमर्या से किसका तात्पर्य है? तो ये जो शब्द दिया है, इससे तात्पर्य है अलकापुरी का। यह अलकापुरी के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है कि अलकापुरी कैसी है। लघुत्रयी काव्यत्रयी के प्रणेता कौन है? तो लघुत्रयी काव्यत्रयी के प्रणेता है कालिदास, क्योंकि कालिदास की रचनाएं जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से मेघदूत भी उनका एक ग्रंथ है। तो देखिए, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं? मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम। ये तीनों जो है लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं और तीनों ही कालिदास की रचनाएं हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, मेघदूत में राजराजस्य पद से किसका तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, राजराजस्य जो है वह कुबेर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस उत्तर मेघदूत के। तो हमने आपको बताया कि उत्तर मेघदूत में किसका वर्णन है? उत्तर मेघदूत में अलकापुरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, कि अलकापुरी कितनी सुंदर है, कैसी दिखती है, इसका वर्णन किया गया है, और यक्षिणी वहाँ पर कैसे निवास करती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से रीड करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए, नमस्कार।